कार के भीतर टपका खून बड़ी सावधानी से साफ किया गया। बक्सों पर से भी खून साफ किया गया। अंत में सफाई अभियान समाप्त हुआ। अब कहीं खून दिखाई दे रहा था तो वो मेरी पतलून पर टपकी हुई चंद बूंदें, जो मैं फ्लैट में जाकर नहाते समय साफ करने वाला था। रश्मि ने गैरेज का दरवाजा खोला। अजीत बाहर निकल गया। वह जीप में जा सवार हुआ। उसने जीप को चालू किया और उसे यूं गैरेज के सामने ला खड़ा किया कि जीप का पिछला भाग एकदम गैरेज के दरवाजे के साथ आ लगा। नोटों से भरे सातों बक्से जीप के पिछले भाग में लाद दिए गए और फिर उन्हें एक तिरपाल से बड़ी अच्छी तरह ढांप दिया गया। फिर नासिर खां भी जीप में जा बैठा। तुम दोनों फ्लैट में ठहरो, अजीत बोला। हम माल किसी सुरक्षित ठिकाने पर लगाकर आते हैं। रश्मि ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। जीप रवाना हो गई। मैं और रश्मि गैरेज में ताला लगाकर फ्लैट में आ गए। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। सबसे पहले मैंने कपड़े उतारे और सावधानी से पतलून से खून के धब्बे साफ करने लगा। एक छोटा सा धब्बा मुझे अपनी बुशर्ट पर भी मिला। मैंने उसे भी साफ करना आरंभ कर दिया। रश्मि, एकाएक मैं बोला। हाँ। बाथरूम के बंद दरवाजे के बाहर से आवाज आई। बाथरूम का एक दरवाजा बेडरूम में खुलता था। रश्मि बेडरूम में थी। क्या कर रही हो? मैंने पूछा। सपने देख रही हूं, उत्तर मिला। कैसे सपने? बहुत रंगीन, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत पोशाकों के सपने, 20-20 फुट लंबी कारों के सपने, शहजादों जैसे खूबसूरत और सलीके वाले नौजवानों के सपने। ये सपने कहीं एक झटके में ही चूर ना हो जाएं। तुम्हारे मुंह में खाक। अजीत और नासिर खां माल समेत रफू चक्कर हो गए हैं। तुम्हें उम्मीद है वो लौट कर आएंगे? तुम्हें वहम की बीमारी मालूम होती है। धोखाधड़ी की जैसी संभावनाएं तुम सोचते हो वो केवल जासूसी उपन्यासों में ही होती हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। देखते हैं, तुम्हें कब तक उम्मीद है उनके लौटने की? शाम तक। और तब तक क्या करोगी? तब तक सपने देखूंगी। सपनों में कभी मैं दिखाई दूं तो बताना। मेरे सपनों में तुम्हारा क्या काम? क्यों? अगर अजीत और नासिर खां की नीयत हमें धोखा देने की नहीं है तो मैं भी तो अब रईस हूं और थोड़ा बहुत खूबसूरत भी हूं। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे सपनों में तुम्हारी भी गुंजाइश है। थैंक यू। नेवर माइंड, वो बड़ी दयानतदारी से बोली। पतलून और कमीज की मुनासिब सफाई से संतुष्ट होकर मैंने उन्हें एक और टांग दिया। मैंने अपना चश्मा उतारकर खिड़की की सील पर रख दिया और शावर खोल दिया। पानी बरसात की तरह बाथरूम के टाइलों वाले फर्श पर गिरने लगा। सुरेंद्र जी, रश्मि की मीठी आवाज आई। तुम बाज नहीं आओगी? मैं तनिक क्रोधित स्वर में बोला। ओह सॉरी। विमल। हाँ। क्या कर रहे हो? नहाने की तैयारी कर रहा हूं। ये आवाज कैसी है? शावर के पानी की। बड़ी मीठी आवाज है। फिर चुप्पी। मैं शावर के नीचे खड़ा हो गया। विमल। हाँ। क्या कर रहे हो? शावर के नीचे खड़ा हूं। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। क्या? अभी तुम मेरे सपने में आए थे। अच्छा? हाँ। क्या देखा तुमने? मैंने देखा मैं तुम्हारे साथ एक शावर के नीचे खड़ी हूँ। झूठ। एकदम सच। मेरे सपने कभी झूठे नहीं होते। उसी क्षण धीरे से बाथरूम का दरवाजा खुला। मैंने घूम कर देखा और मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया और नेत्र फैल गए। रश्मि मेरे सामने खड़ी थी। उसके पुष्ट और जवान शरीर पर कपड़े की एक धज्जी भी नहीं थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और छोटे छोटे कदम रखती हुई मेरी ओर बढ़ी। वो मेरे एकदम समीप शावर के नीचे आ खड़ी हुई। उसके उन्नत उरोज मेरी छाती को छूने लगे। मेरा शरीर अंगारे की तरह तप उठा। शावर का ठंडा पानी अंगारों पर पड़ रहा था, लेकिन तपिश कम नहीं हो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर अपना चश्मा उठा लिया और उसे अपनी नाक पर लगा लिया। रश्मि ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मुझे तुम ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, मैं हकलाता हुआ बोला। ओह, कैसा लग रहा है सपना? हाँ, बहुत अच्छा। मैंने नहीं कहा था कि मेरे सपने कभी झूठे नहीं होते। हाँ, तुमने ठीक कहा था। स्त्री के सहवास के लिए मैं बरसों से तरसा हुआ था। लेडी शांता गोकुलदास ने
अपना मतलब हल करने के लिए रिश्वत के तौर पर मुझे हर तरह की छूट देनी चाहिए थी। एक रात वह समर्पण के इरादे से ही मेरे क्वार्टर में आई थी, लेकिन तब मुझे वो सौदा कबूल नहीं हुआ था और मुझे उसके संसर्ग का मोह छोड़ना पड़ा था। सुरजीत से अलग होने के बाद ये पहला मौका था जब मैं किसी स्त्री के सहवास का सुख पाने जा रहा था और मेरे मन में किसी गुनाह की अनुभूति नहीं थी। मेरी बाहें फैली और मैंने उसके नग्न शरीर को इतनी जोर से अपने आलिंगन में कस लिया कि उसके मुंह से कराह निकल गई। फिर वो लता की तरह मुझसे लिपट गई। मैं उस पर यूं झपटा जैसे कोई कई दिनों का भूखा भोजन पर झपटता है। शावर के ठंडे पानी की बरसात हम दोनों पर होती रही। चैप्टर 2। रात के 8 बजने को थे। मैं पलंग पर लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। एशट्रे मैंने अपनी छाती पर रखी हुई थी। रश्मि मेरे बगल में मेरे साथ लिपटी हुई लेटी थी। मेरी बाईं बांह पर उसने अपना सिर टिकाया हुआ था। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। पता नहीं वो उस दौलत के सपने देख रही थी जो उसके ख्याल से उसे मिलने वाली थी, या उसे मेरे सहवास में गुजारे शारीरिक तृप्ति के क्षण याद आ रहे थे। बगल की किसी इमारत में रेडियो अपेक्षाकृत ऊंचा बज रहा था। उसकी आवाज मुझ तक आ रही थी। रेडियो पर यूनियन बैंक की डकैती का ही जिक्र चल रहा था। आज सारा दिन जब भी समाचार प्रसारित हुए थे, समाचारों का प्रमुख विषय यही था। न्यूज रीडर कह रहा था, आज प्रातःकाल नई दिल्ली की थॉमसन रोड पर यूनियन बैंक की चांदनी चौक ब्रांच की रुपया ढोने वाली गाड़ी को 4 डाकुओं ने दिन दहाड़े लूट लिया। गाड़ी 7 लोहे के बक्सों में कम से कम 50 लाख रुपया रिजर्व बैंक में जमा करवाने के लिए जा रही थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब डाकू माल लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस को घटनास्थल पर सिक्योरिटी गार्ड बंसीराम की लाश मिली थी, जिसे एक डाकू ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया था। बंसीराम की तत्काल मृत्यु हो गई थी। 50 वर्षीय ड्राइवर शर्मा भी डाकुओं की गोली का शिकार हुआ था। गोली उसके पेट में लगी थी और वो कितनी ही देर सड़क पर पड़ा पीड़ा से तड़पता रहा था। घटनास्थल पर इकट्ठे सैकड़ों तमाशाइयों में से किसी ने भी उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने, जिसकी टैक्सी में 3 सवारियां सफर कर रही थी, घायल ड्राइवर पर तरस खाकर उसे अपनी टैक्सी में लाद दिया। लेकिन ज्यों ही उसे ये मालूम हुआ कि घायल व्यक्ति डाकुओं की गोली का शिकार हुआ था, वह उसे सड़क के किनारे डालकर रफू चक्कर हो गया था। अंत में एक रिक्शे वाले ने उसे अपने रिक्शा पर लादकर यूनियन बैंक के कनॉट प्लेस स्थित हेड ऑफिस में पहुंचा दिया था। घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। 10:15 बजे के लगभग दिल्ली पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के फौरन बाद ही दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधियों की तलाश आरंभ हो गई थी। सशस्त्र पुलिस ने राजधानी के कोने कोने में अपराधियों की तलाश आरंभ कर दी थी। पुलिस के एक प्रवक्ता का कहना है कि दोपहर होने तक कम से कम 2000 पुलिस के जवानों ने अपराधियों की तलाश में दिल्ली के 50 मील के दायरे में बड़ी मुस्तैदी से गश्त लगानी आरंभ कर दी थी। नगर के कई स्थानों पर और नगर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है और सड़क पर दिखाई देने वाली हर सफेद एम्बेसडर कार को चेक किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर और हर अंतरप्रांतीय रूट पर चलने वाली बसों के अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी बारीकी से छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि डकैती में 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र के 4 शिक्षित युवकों का हाथ था। अस्पताल में भर्ती ड्राइवर शर्मा की हालत नाजुक बताई जाती है। 2 कैशियरों और 3 चपरासियों के बयान से केवल इतना ही मालूम हो सका है कि चारों अपराधियों में से एक चश्मा लगाता था तथा एक अन्य के चेहरे पर होठों से कोरों से नीचे की झुकी हुई फुमांचू टाइप मूछें थी तथा वह एकदम सफेद कमीज और पतलून पहने हुए था। खबरें खत्म हुई। मैंने अपने दाएं हाथ से अपना चश्मा उतारा और उसी हाथ की पीठ को जोर से अपनी आंखों पर रगड़ा। चश्मा मैंने दोबारा नाक पर टिका दिया। अजीत का अनुमान 40 लाख रुपए का था, लेकिन रेडियो की खबर के अनुसार हम लोग 50 लाख रुपए पर हाथ साफ करने में सफल हो गए थे। रश्मि के लिए यह और भी खुशी की बात थी। उसी क्षण फ्लैट के स्तब्ध वातावरण में कॉल बेल की कर्कश आवाज गूंज गई। रश्मि ने चिहुक कर आंखें खोली। उसने एक असमंजसपूर्ण निगाह मेरे चेहरे पर डाली। फिर शायद उसे पहली बार अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। वह लपक कर पलंग से उठी, उस पलंग के पैताने पड़े अपने कपड़े उठाए और झपट कर बाथरूम में घुस गई। उसका गुलाबी जिस्म एक छलावे की तरह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। बाथरूम के भीतर से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई जाने की हल्की सी आवाज आई। कॉल बेल फिर बजी। मैंने भी जल्दी से अपनी पतलून और बुशर्ट पहनी और बुशर्ट के बटन बंद करता हुआ
फ्लैट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। मैंने दरवाजा खोला। बाहर अजीत और नासिर खड़े थे। वे फौरन भीतर घुस आए। मैंने देखा अजीत का ऊपरी होठ साफ था। वह अपनी फोमांचू टाइप मूंछों पर उस तरह फेर चुका था। हेलो, वो बोला। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं नर्वस स्वर में बोला। रश्मि कहाँ है? बाथरूम में। नासिर संदिग्ध निगाहों से मेरी ओर देख रहा था। मैं उससे निगाहें चुराने लगा। क्या बात है? नासिर धीरे से बोला। तुम्हारी सूरत तो उस बिल्ली जैसी लग रही है जो अभी अभी ढेर सारी मलाई चाट कर हटी है। अच्छा, मैं नर्वस भाव से हंसा। कहीं रश्मि पर तो हाथ नहीं साफ कर दिया तुमने? डोंट टॉक नॉनसेंस, मैं बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मन ही मन में सोच रहा था, क्या मेरी हरकतों की इस हद तक मेरी सूरत पर झलक थी कि नासिर आते ही सब कुछ भाप गया था। मैंने ये बात कोई ऐतराज जाहिर करने के लिए नहीं कही है दोस्त। नासिर गहरी सांस लेकर बोला। मुझे वो बहुत मायूस लगा। भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं चुप रहा। हम तीनों बेडरूम में आ गए। उसी क्षण रश्मि बाथरूम से निकल आई। उसका चेहरा स्लेट की तरह साफ था। मेरे मुकाबले में उसे अपने मन के भाव चेहरे पर न परिलक्षित होने देने का बहुत ज्यादा अभ्यास मालूम होता था। हेलो एवरीबॉडी, वो बोली। माल ठिकाने लगा दिया? हाँ, अजीत ने उत्तर दिया। माल एकदम सुरक्षित है? हाँ। वेरी गुड, आज तो सारे शहर में हमारे ही चर्चे हैं। सारे शहर में क्यों? नासिर बोला। सारे मुल्क में। अब क्या प्रोग्राम है? थोड़ी तफरी हो जाए, अजीत बोला। हम लीडो में 4 जनों के लिए मेज बुक करवा कर आए हैं। चलने की तैयारी करो। हम चारों फ्लैट से बाहर निकले और एक टैक्सी पर कनॉट प्लेस पहुंचे। अजीत के कथनानुसार उसने जीप भी अंडरग्राउंड कर दी थी, जो कि उसने अच्छा ही किया था। रात के 1 बजे तक हम लीडो में डिनर और कैबरे में मशगूल रहे। उस बीच मैंने उन लोगों से भविष्य के प्रोग्राम के बारे में बात चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अजीत ने हर बार बड़ी रुखाई से मुझे रोक दिया था। काम के वक्त काम, तफरी के वक्त तफरी, उसका कहना था। कैबरे डांसर मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा सिर थाम लिया और उसे अपने लगभग नग्न वक्ष के साथ भींचने लगी। रश्मि मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं नर्वस भाव से हंसा। कैबरे डांसर ने मेरा सिर अपनी ओर फिरा लिया और फिर अपना कॉस्मेटिक्स से बुरी तरह लिपा हुआ पुता हुआ मुंह मेरे एकदम समीप लाती हुई बोली, हेलो हैंडसम। हाउ मच? मैं धीरे से बोला। हाउ मच व्हाट? वो असमंजस पूर्ण स्वर से बोली। यू सेड हैंडसम, हाउ मच सम आई शुड हैंड यू? बात उसकी समझ में आई तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नॉटी नॉटी, वो बोली और मेरा चश्मा उतार कर ले गई। मेरा चश्मा वो हमारी बगल की मेज पर बैठे एक गंजे सिर वाले अधेड़ आदमी की नाक पर लगा आई, जिसने फौरन मेरा चश्मा मुझे वापस कर दिया। 1 बजे के करीब कैबरे की वास्तविक रति सुख जैसी उत्तेजक आखिरी परफॉर्मेंस की समाप्ति के बाद हम लोग लीडो से बाहर निकल आए। अजीत और नासिर टैक्सी वाले से बात करने के लिए सड़क पार करके सुपर बाजार की ओर बढ़ गए। मैं तुम्हारे साथ फ्लैट पर नहीं जाऊंगी, मेरे मुंह खोलने से पहले ही रश्मि बोल पड़ी। नासिर का स्वभाव बड़ा ईर्ष्यायुक्त है, वो खामखा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन घबराओ नहीं, मुलाकात के बहुत मौके आएंगे। अरे ऐश के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है ना। तुम कहाँ जाओगी? तेलीवाड़े वाली इमारत में। और ये दोनों? ये भी वहीं? यानी कि मुझे सुंदर नगर के फ्लैट में फिर अकेले जाना होगा? हाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि हम सब लोग सुंदर नगर वाले फ्लैट में क्यों नहीं रह सकते, या मैं भी तेलीवाड़े वाली इमारत में क्यों नहीं रह सकता। खुद मेरी भी समझ में नहीं आता। अजीत कहता है ऐसा जरूरी है। कल का दिन आने दो, कल इस बारे में भी हम खुलकर बात करेंगे। आगे का क्या इरादा है? इस बारे में भी कल ही बात होगी फाइनल। मैं चुप रहा। ओके ओके, मैं अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। गुड नाइट देन। और उसने लीडो से अभी तक बाहर निकलते लोगों की परवाह किए बिना मेरे गले में बाहें डाल दी और मेरे गाल पर एक चटखानेदार चुंबन अंकित कर दिया। उसी क्षण एक टैक्सी हमारे सामने आकर रुकी। अजीत ने पिछली सीट से रश्मि को आवाज दी। रश्मि दौड़कर टैक्सी में सवार हो गई। कल मुलाकात होगी, अजीत मुझसे बोला और वो टैक्सी में चला गया। कितनी ही देर में अपने गाल पर उंगलियां फिराता हुआ लीडो के सामने बरामदे में खड़ा रहा। अंत में मैंने भी एक टैक्सी ली और सुंदर नगर की ओर रवाना हो गया।
रास्ते में मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं उस फ्लैट में अकेला नहीं रहूंगा। गैरेज में बंद सफेद एम्बेसडर कार की तलाश सारे हिंदुस्तान में हो रही थी। अकेली वो कार ही मुझे फंसाने के लिए काफी थी। कल मैं हर हाल में उस फ्लैट से कूच कर जाऊंगा। मैं मन ही मन बोला, काश मैंने कल का इंतजार न किया होता। कॉल बेल बजी तो मेरी आंखें खुली। सबसे पहले मैंने मेज से चश्मा उठाकर अपनी नाक पर टिकाया और फिर घड़ी देखी। 6:30 बजे थे। कौन आ गया? इतनी सुबह मैं अजीत वगैरह के यहाँ आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं रात के 2 बजे सोया था। मेरी आंखें उस समय नींद से बुरी तरह बोझिल थी और ठीक से खुल नहीं रही थी। मेरा कम से कम 12 बजे तक सोने का इरादा था। मैंने जाकर फ्लैट का मुख्य द्वार खोला। मेरी आंखों से नींद यूं उड़ी जैसे कभी आई ही नहीं थी। मैं भौचक्का सा अपने सामने देखने लगा। मेरे सामने एक क्रूर चेहरे वाला पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसके पीछे 2 सिपाही थे। 3-4 सिपाही सीढ़ियों पर भी दिखाई दे रहे थे। शायद कुछ सिपाही नीचे सड़क पर भी थे। आपका नाम विमल कुमार खन्ना है? वह कर्कश स्वर में बोला। जी 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 हाँ। मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुप्ता है। मैं केस की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। कैसा केस? भीतर आने दीजिए, सब कुछ बताता हूँ। मैं एक और हट गया। इंस्पेक्टर और सिपाही भीतर प्रविष्ट हुए। सीढ़ियों में खड़े सिपाहियों में से 2 दरवाजे पर आ खड़े हुए। दोनों सशस्त्र थे। फ्लैट में और कौन कौन है? कोई भी नहीं। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ। यूनियन बैंक की कैश वैन की डकैती के बारे में आप क्या जानते हैं? सवाल हजार मन के पत्थर की तरह मेरी चेतना से टकराया। कुछ भी नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मैं वही कुछ जानता हूँ उसके बारे में जो रेडियो में आया है और जो अखबार में छपा है। इसके अलावा और कुछ नहीं? जी नहीं। हम इस फ्लैट की तलाशी लेना चाहते हैं। आपको कोई एतराज? मैं एतराज करने की स्थिति में ही नहीं था। एतराज से फायदा ही क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को मेरी खबर कैसे हुई। बहरहाल, कम से कम फ्लैट की तलाशी से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं था। चिंता मुझे केवल इस बात की थी कि उन्हें गैरेज और गैरेज में खड़ी एम्बेसडर की खबर थी या नहीं। तलाशी आरंभ हुई और तलाशी के साथ साथ मेरे ज्ञान चक्षु खुलते चले गए। लैट्रिन के वाटर टैंक में से वो .32 कैलिबर की बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर बरामद हुई जो मैंने नासिर के पास देखी थी। किचन में पड़े एक खाली ड्रम में से 100 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई जिन पर यूनियन बैंक चांदनी चौक की मोहर थी। बाथरूम में जो पतलून और बुशर्ट कल मैंने धोकर टांगी थी वह भी पुलिस द्वारा अपने अधिकार में कर ली गई। गैरेज की चाबी तकिए के नीचे थी। गैरेज में से सफेद एम्बेसडर कार बरामद हुई। फिर मेरे हाथों में हथकड़ियां। यूनियन बैंक की डकैती के केस में मैं गिरफ्तार। तुरंत बाद वहां पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट, आईजी और डीआईजी पहुंच गए। पुलिस फोटोग्राफरों, फिंगरप्रिंट एक्सपर्टों और क्राइम ब्रांच के जासूसों की टीम वहां पहुंच गई। प्रेस रिपोर्टरों का तांता लग गया। सुंदर नगर में मेरे फ्लैट के सामने सिर ही सिर दिखाई देने लगे। तमाशाइयों को घटना स्थल से दूर रखने के लिए पुलिस को रस्सों का घेरा डालना पड़ा। इतनी दुनिया के बीच में मैं अकेला असहाय खड़ा था। मुझे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस अधिकारियों ने मुझे घेर लिया और मेरी ग्रिलिंग आरंभ हो गई। मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी गई। मैंने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत में जब वे लोग एक क्षण के लिए चुप हुए तब मैं बोला, क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? वह मांग इतनी अप्रत्याशित थी कि क्षण भर को सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर स्वयं डीआईजी ने अपना सिगरेट केस निकाला, एक सिगरेट सुलगाई और सिगरेट मेरे होठों में लगा दी। थैंक यू, मैं कृतज्ञ स्वर में बोला। मैं सिगरेट पीता रहा। वे लोग चुपचाप मेरा मुंह देखते गए। अंत में मैंने सिगरेट जमीन पर थूक दी। डीआईजी का मुंह खुला। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। उसके बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा। पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? डीआईजी बोला। मुझे डकैती के केस में फंसाने के लिए आपके पास पर्याप्त प्रमाण है? पर्याप्त से ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे? जैसे लूट के रुपए का एक भाग तुम्हारे फ्लैट से बरामद हुआ है। जैसे डकैती में प्रयुक्त सफेद एम्बेसडर कार तुम्हारे फ्लैट के गैरेज से बरामद हुई है। कार की हालत जाहिर करती है कि उसे खूब रगड़ रगड़ कर धोया गया है।
लेकिन तुम नौसिखिए अपराधी ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में भी फोरेंसिक साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। हमारा ख्याल है कि कार इसलिए धोई गई थी क्योंकि उसमें खून के धब्बे रह गए थे। तुम लोगों ने कार को कितना ही रगड़ रगड़ कर क्यों ना धोया हो, हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट केमिकल एनालिसिस द्वारा बड़ी आसानी से यह जान लेंगे कि हाल ही में कार में से खून साफ करने की कोशिश की गई। हमारी ऐसी ही धारणा उस पतलून और कमीज के बारे में है जो हमें बाथरूम में सूखने के लिए टंगी हुई मिली थी। निश्चय ही उस पर से खून के धब्बे साफ किए गए थे। केमिकल एनालिसिस से हमें न केवल खून की मौजूदगी की खबर लग जाएगी, बल्कि हमारे विशेषज्ञ ये भी जान लेंगे कि वो खून कौन से ग्रुप का है। अगर वो ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड बंसी राम के ब्लड ग्रुप से मेल खाता हुआ निकला, तो तुम्हारे खिलाफ ये अकेला सबूत ही काफी से ज्यादा होगा। फिर तुम्हारे फ्लैट से जो .32 कैलिबर की रिवॉल्वर बरामद की गई है, उसका चेंबर जाहिर करता है कि उसमें से एक गोली चलाई गई है। गोली चले 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी नाल में बारूद की गंध विद्यमान है। हमें घटनास्थल से एक .32 कैलिबर की गोली मिली है। वह निश्चय ही वही गोली है जो तुमने इस रिवॉल्वर से भीड़ को डराने के लिए हवा में चलाई थी। हमारा बैलिस्टिक एक्सपर्ट निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर देगा कि गोली उसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी जो तुम्हारे फ्लैट से बरामद हुई है, और फिर तुम्हारे पास उस रिवॉल्वर का लाइसेंस भी नहीं। इसके अतिरिक्त, पुलिस सुपरिंटेंडेंट बोला, बैंक की गाड़ी के पृष्ठभाग में सवार चपरासियों ने तुम्हारी शक्ल खूब अच्छी तरह देखी थी। आइडेंटिटी परेड में वे तुम्हारी शिनाख्त बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये बात ठीक नहीं थी। उन चपरासियों ने खूब अच्छी तरह तो क्या, मेरी शक्ल देखी ही नहीं थी। उनकी तो गिग्घी बंधी हुई थी और वे अपनी टांगों में सिर दिए बैठे हुए थे। और मैं बोला, इतना क्या कम है? सुपरिंटेंडेंट आंखें निकाल कर बोला, अभी ये बात भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी कि तुमने हाल ही में सुंदर नगर का गैरेज वाला फ्लैट किराए पर लिया था। डीआईजी बोला, तुम्हारी उंगलियों के निशान ले लिए गए हैं। संभवतः वे हमें एम्बेसडर पर या बाद में जीप पर, जो हम तुम्हारी मदद से खोज निकालने वाले हैं, भी मिले। मिस्टर, आईजी बोला, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें अपने अन्य 3 साथियों का पता बताओ और यह बताओ कि जीप और लूट की रकम तुमने कहां छुपाए रखी है। मैं चुप रहा। उन्होंने मेरे फ्लैट से 2 चीजें और भी बरामद की थी जिनका वो जिक्र नहीं कर रहे थे। जिक्र वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी उन्हें उन चीजों की अहमियत समझ नहीं आई थी। उन्हें मेरे सूटकेस में से लगभग 8,000 रुपए नकद और लेडी शांता गोकुलदास का लगभग 1 लाख रुपए कीमत का सच्चे मोतियों का हार मिला था। हार तब से मेरे पास था जब मैं लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल करके बंबई से भागा था। नकद रुपया उन 10,000 रुपयों में से बचा हुआ था जो मैंने अन्ना स्टेडियम मद्रास की डकैती वाले 70 लाख रुपयों में से अपने इनाम के रूप में निकाले थे। पुलिस ने डकैती के अपराधी को माल समेत पकड़वाने के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। मैंने जयशंकर को माल समेत पुलिस के हवाले किया था, इसलिए मैंने स्वयं को इनाम का हकदार समझकर माल में से 10,000 रुपए निकाल लिए थे। देर सवेर हार का मेरा संबंध लेडी शांता गोकुलदास के कत्ल के साथ जोड़ देने वाला था और 8,000 रुपए की रकम नोटों के नंबरों की सहायता से मेरा संबंध अन्ना स्टेडियम मद्रास की डकैती से जोड़ देने वाली थी। और फिर यूपी पुलिस के पास मेरी उंगलियों के निशानों का रिकॉर्ड था। देर सवेर यह भी मालूम हो जाएगा कि मैं इलाहाबाद की सेंट्रल जेल से फरार अपराधी हूं। उससे भी पहले कोई मुझे इश्तिहारी मुजरिम के रूप में पहचान सकता था। उन लोगों के पास मेरी सरदार वाली शक्ल सूरत का रिकॉर्ड तो था ही। मेरी ये तस्वीर सारे हिंदुस्तान की पुलिस के पास भेजी जा चुकी थी। कोई ना कोई मुझे सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के रूप में जरूर पहचान लेगा। तुम पढ़े लिखे समझदार नौजवान मालूम होते हो, डीआईजी कह रहा था। तुम खूब समझ सकते हो कि तुम्हारे बचाव की कोई सूरत नहीं है, इसलिए हमें 3rd डिग्री इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करो। अपराध तो तुम अपना कबूल करोगे ही, आराम से नहीं करोगे तो तकलीफ उठाकर करो। मैं सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहता हूं, मैं बोला। वो भी पूछ डालो भाई। आप लोगों को मेरी खबर कैसे हुई? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बता दो, आईजी निर्णयात्मक स्वर से बोला। आज सुबह 6 बजे के करीब हमें एक गुमनाम टेलीफोन कॉल मिली थी, सुपरिंटेंडेंट बोला। हमें किसी ने तुम्हारे सुंदर नगर के फ्लैट का पता बताया और कहा कि यूनियन बैंक की डकैती के अपराधियों का सरगना वहां छुपा हुआ है
और डकैती में प्रयुक्त हुई सफेद एम्बेसडर कार उसी के फ्लैट के गैरेज में बंद है। हमें यह भी बताया गया कि तुम जल्द ही इस फ्लैट से कूच करने वाले हो। हमने तुरंत कार्यवाही की। नतीजा तुम्हारे सामने है। जाहिर था कि मुझे नपी तुली स्कीम के अनुसार फंसाया गया था। अजीत वगैरह को मेरी उतनी जरूरत अपने चौथे सहयोगी के रूप में नहीं थी जितनी कि उन्हें बाद में सारी बला मेरे सर थोपने के लिए थी। शायद उन्हें यह भी मालूम था कि मैं कोई खतरनाक और पेशेवर मुजरिम नहीं, बल्कि हालात का शिकार एक मजबूर इंसान हूं। वे मुझे बड़ा करामाती अपराधी बता बता कर मुझे फूंक देते रहे थे, जबकि उन्हें मेरी औकात और हकीकत सब कुछ मालूम था। अब स्थिति ये थी कि मैं अपराधियों का सरगना समझा जा रहा था। मैं अजीत वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पूछे जाने पर मैं पुलिस को यही जवाब दूंगा तो वो समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पेशे की ईमानदारी दिखा रहा हूं और खुद सजा भुगत कर अपने साथियों को और लूट में अपने हिस्से को भी बचाए रखने के लिए तैयार हूं। नोटों के 7 बक्सों में से एक इसलिए खोला गया था क्योंकि उसी में से कुछ रुपया निकालकर मेरे फ्लैट में छुपाया जाना था। जिस समय मेरे साथ शावर में खड़ी रश्मि मेरा ध्यान अपनी ओर लगाए हुए थी, शायद उसी समय अजीत और नासिर फ्लैट में 1 लाख रुपए के नोट और .32 कैलिबर की रिवॉल्वर छुपा रहे थे। बाद में भी सारा दिन रश्मि मुझे अपने में उलझाए रही थी और फिर वे सब लोग मुझे लीडों में उलझाए रहे थे ताकि उस फ्लैट में अपनी तन्हा मौजूदगी को खतरनाक समझकर वहां से किनारा कर जाने का ख्याल मेरे दिमाग में पहले ना आए। ख्याल मेरे दिमाग में आया जरूर, लेकिन बहुत देर से, और मेरे भाग निकल पाने से पहले ही उन लोगों ने पुलिस को मेरी खबर कर दी। मैं उस तेलीवाड़े के मकान के अलावा उनके बारे में क्या जानता था, और पता नहीं उनके नाम भी असली थे या नहीं। वे लोग 100% मेरे सर्वनाश का सामान घर में छुपा कर गए थे। मैंने पुलिस को अपनी दास्तान सुनानी आरंभ कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मामूली जेब कतरा हूं। अजीत की जेब काटने के उपक्रम में मैं पकड़ा गया था। उसने और उसके नासिर खां और रश्मि नाम के 2 अन्य साथियों ने पहले मुझे पुलिस को सौंप देने की धमकी दी और उन्होंने मेरे सामने ऑफर रखी कि मैं डकैती में उनका सहयोगी बनूं। बदले में उन्होंने मुझे बराबर का हिस्सा देने का वादा किया। मरता क्या ना करता के अंदाज से मैं उन लोगों के साथ शामिल हुआ। ऑपरेशन में कामयाबी के बाद वे लोग मुझे यूं फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गए। मैं तो एक प्रकार से किराए का आदमी था और सारे अभियान में मेरी हैसियत तो बलि के बकरे जैसी साबित हुई थी। मेरे सूटकेस में 8,000 रुपए और मोतियों का हार कहां से आया? सब कुछ जेब कतरने से ही हासिल हुआ था। किसी को भी मेरी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। अविश्वास की एक बड़ी वजह रश्मि का जिक्र भी था। डकैती के सैकड़ों चश्मदीद गवाहों में से किसी ने भी अपराधियों में एक लड़की की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया था। मैं जरूर अपने साथियों की हिफाजत की खातिर पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पुरुष वेश में थी। फिर क्या हुआ? दिन दहाड़े क्या किसी एक विटनेस को भी ऐसा नहीं लगा कि वो लड़का नहीं लड़की थी, जबकि वास्तव में यही हुआ था। पुलिस ने बेमन से तेलीवाड़े के मकान का भी चक्कर लगाया। मालूम हुआ कि उस मकान का मालिक एक एंटीक डीलर था जो पिछले कई दिनों से सपरिवार विदेश गया हुआ था। मकान पर तभी से ताला लटक रहा था। हाल में किसी ने न कभी उस मकान का ताला खुला देखा था और न ही उसमें या उसके आसपास मेरे द्वारा बयान दिए अजीत, नासिर और रश्मि के हुलियों के कोई लोग देखे गए थे। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की गई कि अगर मैं अपने सहयोगियों का पता बता दूं और लूट का माल वापस बरामद करने में पुलिस की मदद करूं तो बहुत कम सजा पाकर छूट सकता था। मैं दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती में शामिल हुआ था। डकैती के फलस्वरूप एक आदमी पहले ही मर चुका था और दूसरा अस्पताल में पड़ा मौत से जूझ रहा था। 50 लाख रुपए की रकम गायब थी। मुझे बहुत तगड़ी सजा हो सकती थी। मैं जानता था मुझे उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तगड़ी सजा हो सकती थी। उन्हें मेरी हकीकत पता लगने की देर थी, फिर वे मेरा वर्तमान अपराध तो भूल ही जाते और मुझे जल्द से जल्द दूसरी दुनिया में भेजने के इंतजाम में जुट जाते। अपराधियों को पकड़ने के लिए 15,000 रुपए इनाम की घोषणा की जा चुकी थी। मुझे यहां तक कहा गया था कि वो इनाम मुझे मिल सकता था, जबकि अपनी जबान बंद रखने की सूरत में मेरी बहुत दुर्गति हो सकती थी। मैंने पुलिस को यह भी बताया कि वे तीनों शायद भोपाल के रहने वाले थे। रश्मि वहां पढ़ती है। कहां?
मालूम नहीं। नासिर का वहां के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। कौन से सरकारी दफ्तर में? मालूम नहीं। अजीत का वहां कारोबार है। कहाँ? जगह का नाम मैं भूल गया हूँ। कोई पार्क था। किसी को मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ। वे मेरी बात इस हद तक झूठी समझ रहे थे कि उन्होंने औपचारिक रूप से भोपाल में पूछताछ करवानी भी जरूरी नहीं समझी। वे समझ रहे थे कि मैं अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि हकीकत ये थी कि मैं उन लोगों के पकड़े जाने के मामले में पुलिस से ज्यादा उत्सुक था। वे लोग मुझे फंसाकर खुद ऐश कर रहे थे। मैं तो चाहता था कि वे तीनों, विशेष रूप से रश्मि, जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए। मुझ पर चार्ज लगाकर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। डकैती के 6 दिन बाद अर्थात 4 अक्टूबर को मुझे खबर मिली कि बैंक का ड्राइवर शर्मा अस्पताल में चल बसा। अब मेरा जुर्म और संगीन हो गया। अब जुर्म डकैती और डबल मर्डर का बन चुका था। उस बीच मुझे लाइनअप में खड़ा करवाकर तीनों चपरासियों द्वारा बारी बारी मेरी शिनाख्त करवाई जा चुकी थी। तीनों ने मुझे फौरन लाइनअप में से छांट लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने धमकी, खुशामद, लालच, मार कुटाई वगैरह जैसे सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वे मुझसे जानकारी हासिल नहीं कर सके थे। जानकारी वे क्या खाक हासिल करते? मुझे कुछ मालूम होता तब मैं बताता ना। एक बात की मुझे सख्त हैरानी थी। पुलिस ने अभी तक मेरा संबंध मेरे बाकी अपराधों से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की थी? क्या वे इतने ही अकल के अंधे थे? लेकिन पुलिस वाले सुस्त रफ्तार जरूर थे, बेवकूफ नहीं थे। मेरे रिमांड के आखिरी दिन जब मुझे पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया गया तो हैरानी से सबकी आंखें फटी पड़ रही थीं। क्या आईजी, क्या डीआईजी, क्या सुपरिंटेंडेंट, क्या पुलिस इंस्पेक्टर, क्या सीआईडी के जासूस, सब मुझे यूं देख रहे थे जैसे कि मैं कोई मंगल ग्रह से आया हुआ आदमी था। मैं उनकी सूरतें देखते ही समझ गया कि मेरी हकीकत उन पर खुल चुकी थी। हमेशा की तरह इस बार मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा और ना ही किसी ने सिगरेट पेश की। आज तक वे मुझे एक छोटी मछली समझ रहे थे। उन्हें तो अब पता लगा था कि उनके जाल में एक मगरमच्छ फंस गया था। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, आईजी कर्कश स्वर से बोला, तुम्हारी हकीकत हम पर खुल चुकी है। बधाई हो, मैं धीरे से बोला। तुम्हारे पास जो सच्चे मोतियों का हार बरामद हुआ है वो लेडी शांता गोकुलदास का था। उसी हार के लालच में 9 नवंबर 1972 को तुमने गोकुलदास एस्टेट में लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल किया था और फिर सर गोकुलदास की मोटर बोट पर तुम बंबई से भाग निकले थे। बंबई पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी थी लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाई थी। मैं कत्ल से इनकार नहीं करता, लेकिन कत्ल मैंने हार के लालच में नहीं किया था। तो फिर क्यों किया था? आप पूरे केस से वाकिफ ही नहीं, वजह आपकी समझ में नहीं आएगी। हम वजह समझना भी नहीं चाहते। बंबई पुलिस सब समझती है, सब जानती है। मैंने प्रतिवाद नहीं किया। तुम्हारे सूटकेस में मिले लगभग 8,000 रुपए के नोट इसी साल 3 जनवरी को अन्ना स्टेडियम मद्रास पर पड़े 70 लाख रुपए के डाके का एक भाग है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस डकैती में तुम भी शामिल थे। मैं इनकार करूंगा भी नहीं, लेकिन साथ ही ये मत भूलिए कि मैं ही वो शख्स था जिसने डकैतों के सरदार जयशंकर को लूट के माल के समेत गिरफ्तार करवाया था। मैंने 70 लाख रुपए में से केवल इनाम के 10,000 रुपए निकाले थे, वो इनाम जो डाकुओं को पकड़वाने के लिए घोषित किया गया था। अगर उस रोज मैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजा गोपाल को टेलीफोन करने के स्थान पर सारी दौलत खुद लेकर रफू चक्कर हो गया होता तो ना आज मैं इस तरह आपके सामने मौजूद होता और ना आपको मद्रास पुलिस को जयशंकर और 70 लाख रुपए की हवा मिलती। हमें इससे सरोकार नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने अपने 4 अन्य साथियों के साथ अन्ना स्टेडियम मद्रास पर डाका डाला। कबूल, मैं बोला। आईजी ने हैरानी से मेरा मुंह देखा और फिर पहले से कम दबंग स्वर में बोला, इससे पहले तुमने इलाहाबाद में एरिक जॉनसन की अपनी नौकरी के दौरान 50,000 रुपए का गबन किया, लेकिन तुम पकड़े गए। तुम पर मुकदमा चला और 21 दिसंबर 1970 को तुम्हें 2 साल की सजा हुई। लेकिन जब तुम्हारी सजा के 4 महीने बाकी रह गए थे तो जेल में लगी आग की आपाधापी में 19 अगस्त 1972 को तुम जेल से भाग निकले। तभी से तुम इलाहाबाद, बंबई और मद्रास में पुलिस के फरार मुजरिमों की लिस्ट पर हो। करेक्ट। लेकिन बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती? चालाक से चालाक मुजरिम देर सवेर पुलिस के कब्जे में आ ही जाता है।
अब तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। इसमें आपके पुलिस विभाग ने कौन सी करामात कर दिखाई है? जिस प्रकार मद्रास में मेरी फोन कॉल से जयशंकर गिरफ्तार हो गया था, उसी प्रकार इस बार अपने साथियों की फोन कॉल से मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मेरे साथी मेरे साथ दगाबाजी न करते तो आपको तो मेरी हवा भी नहीं मिलती। आईजी कसमसाया और चुप हो गया। सुनो, सुपरिंटेंडेंट बोला, इधर मेरी ओर देखो। मैंने उसकी ओर देखा। जब तुम उन लोगों को अपना साथी कबूल करते हो तो ये बकवास क्यों करते हो कि तुम उनके बारे में जानते कुछ नहीं? आखिर उनके बचाव से तुम्हें क्या मिलेगा? जिन लोगों की दगाबाजी की वजह से तुम फंसे हो, तुम उनके बारे में अपनी जबान क्यों नहीं खोलना चाहते? उल्टा तुम्हें तो इच्छा होनी चाहिए कि वो तुमसे भी बुरे फंसे। सुपरिंटेंडेंट एक क्षण रुका और फिर बोला, पहले तो तुम्हारी चुप्पी थोड़ी बहुत समझ में आती थी। पहले तुम शायद ये सोच रहे थे कि तुम्हें 2.5-3 साल की सजा होगी। सजा काट कर जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथी लूट के माल में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें सौंप देंगे या तुम अपना हिस्सा उनसे वसूल कर लोगे। लेकिन अब जबकि तुम्हारे गुनाहों की इतनी बड़ी लिस्ट हम पर जाहिर हो चुकी है, तुम्हें फांसी की सजा जरूर होगी। किसी वजह से फांसी की सजा से भी बच गए तो उम्र कैद तो अवश्य है। 14 साल बाद जेल से छूटने के बाद क्या तुम अपने दगाबाज साथियों को तलाश कर पाओगे? और अगर उन्हें तलाश कर भी लोगे तो क्या वो तुम्हारे लिए तब तक तुम्हारा हिस्सा लेकर बैठे होंगे? और फिर जब तुम मद्रास में 70 लाख रुपए का लालच छोड़ सकते हो तो अब तुम्हें 10-12 लाख रुपए का क्या लालच है? एग्जैक्टली, मैं बोला, आपको इसी बात से सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने साथियों का पता नहीं बता रहा हूं तो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे उनका पता मालूम नहीं है। ये आदमी यूं नहीं मानेगा। सुपरिंटेंडेंट असहाय भाव से बोला। सुनो, एकाएक डीआईजी बोला, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि तुम सजा पाए बिना ही पुलिस के चंगुल से छूट के भाग निकलोगे, या सजा पाने के बाद जेल से फरार हो जाओगे, या तुम्हारे कोई अन्य साथी तुम्हें पुलिस की गिरफ्त से रिहा करा लेंगे? मैं चुप रहा। जरूर यही बात है। कत्ल का मुजरिम इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, इसे फौरन तिहाड़ जेल में भिजवाओ और जेल के सुपरिंटेंडेंट को विशेष रूप से कह दो कि इस मुजरिम पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। यह निहायत ही खतरनाक मुजरिम है। शायद इसके दिमाग में कोई कानून के चंगुल से निकल भागने की स्कीम है। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों में विषाद की छाया तैर गई। कहीं ना कहीं बैठी सुरजीत मेरे बारे में अखबार में पढ़ रही होगी। उसे यह जानकर कैसा लग रहा होगा कि वो शख्स जो कभी मक्खी मारने से भी घबराता था, आज एक निहायत खतरनाक मुजरिम समझा जा रहा था। मेरी इतनी दुर्गति हो, यह तो शायद उसने भी नहीं चाहा था। मेरी दुर्गति की दास्तान पढ़ पढ़ कर क्या उसके मन में कभी पश्चाताप की भावना आई होगी? हट, करतार! मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। इस बार मुझे हथकड़ियों के साथ साथ बेड़ियों में भी जकड़ दिया गया। तिहाड़ जेल में मुझे एक अकेली कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी कोठरी बैरकों से अलग थलग बने एक ब्लॉक में थी, जहां केवल बेहद खतरनाक और फांसी की सजा पा चुके अपराधी ही रखे जाते थे। उस ब्लॉक में दाएं बाएं लोहे के भारी सींखचेदार दरवाजों वाली कोठरियां थी और बीच में एक गलियारा था, जिसमें कम से कम एक सशस्त्र सिपाही 24 घंटे गश्त करता रहता था। उन सिपाहियों में से बरकत राम नाम का एक सिपाही न जाने क्यों विशेष रूप से मुझ में दिलचस्पी रखता था। जब भी गलियारे में उसकी ड्यूटी होती थी, वो अक्सर मेरी कोठरी के दरवाजे के सामने ठिठक जाता था और विचित्र नेत्रों से मुझे देखने लगता था। क्या चाहते हो? विचलित होकर एक बार मैंने उससे पूछा भी था। उत्तर में उसके होठों के कोरों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट उभरी थी और वो बिना कुछ बोले गलियारे के सख्त फर्श पर अपना भारी बूट ठकठकाता हुआ आगे बढ़ गया था। उस दौर में मुझे नए चार्ज लगाकर एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा चुका था और पुलिस द्वारा फिर रिमांड लिया जा चुका था। रिमांड के दौरान कई बार निजामुद्दीन थाने हेडक्वार्टर और सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में ले आया गया था, लेकिन अधिकतर मुझे तिहाड़ जेल कोठरी में ही रहना पड़ा था। कोई 10 दिन बाद एक रोज वो सिपाही जो मुझ में दिलचस्पी करता था, मेरी कोठरी के सामने आकर रुक गया। उसने अपनी राइफल अपने कंधे से उतारकर अपनी टांग के सहारे जमीन पर खड़ी कर ली थी और मेरी ओर देखने लगा। मैंने उजले नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसने आंख के इशारे से मुझे पास बुलाया। मैं अपने स्थान से उठा और सीखचों के पास आ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला। एक सावधानीपूर्ण निगाह गलियारे को हर खुले कंपाउंड के साथ जोड़ने वाले दरवाजे पर डाली
और फिर धीरे से बोला, बीड़ी पियोगे? मैंने होठों पर जबान फेरी। उसने एक बीड़ी सुलगाई, उसका एक लंबा कश लगाया और सुलगी हुई बीड़ी मुझे थमा दी। मेरा नाम बरकत राम है, सिपाही बोला। मेरे मुंह से अर्थहीन हुंकार निकली। अरे बड़े कांटे के आदमी हो गुरु, बरकत राम बोला। मैंने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हारी चार्जशीट पढ़ी है, बड़े भयंकर हाथ मारे हैं तुमने। मैंने कोई हाथ वाथ नहीं मारे। तो फिर पकड़े क्या फोकट में गए हो? हाँ। बहुत होशियार हो, दिल की बात चेहरे पर नहीं झलकने देते हो। मैं चुप रहा। अच्छा, कहता है कि बैंक डकैती केस में तुम्हारे साथी ही तुम्हें दगा दे गए थे। क्या मतलब? सुना है तुम्हारे बारे में पुलिस को जो गुमनाम टेलीफोन कॉल आई थी, उसे करने वाला तुम्हारे साथियों में से ही कोई था। कौन कहता है? अखबार में छपा है, पुलिस वाले कहते हैं। मैंने बीड़ी का एक लंबा कश लगाया। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकता, बरकत राम बोला। तुम्हारे साथी तुम्हें दगा नहीं दे सकते। तुम जिन लोगों को कवर करने के लिए पुलिस की सारी सख्ती बर्दाश्त कर गए, वे भला तुम्हें दगा कैसे दे सकते हैं? अगर वे दगाबाज होते तो तुम उनका भांडा ना फोड़ देते। गुरु, सारी जेल में तुम्हारी अपने साथियों के प्रति ईमानदारी की चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा जीदार आदमी नहीं देखा। और अगर मुझे मेरे साथियों ने न फंसाया हो तो? मैं बोला। बरकत राम यूं हंसा जैसे भारी मजाक की बात सुन ली हो। मैं चुप रहा। और अपने साथियों के बारे में तुमने कुछ बताया भी तो ऐसा गोलमाल कि पुलिस कुछ भी ना जान पाए। सुना है तुमने यहाँ तक चंडू खाने की हाक दी थी कि तुम्हारे साथियों में एक लड़की भी थी। लड़की? मैंने बीड़ी का आखिरी कश लगाया और उसे फर्श पर फेंकने ही लगा था कि बरकत राम व्यग्र स्वर से बोल पड़ा, ना ना। मैंने हैरानी से उसको देखा। बीड़ी मुझे दो। मैंने बचा हुआ टुकड़ा उसको थमा दिया। उसने टुकड़ा अपने से परे गलियारे में उछाल दिया। भैया, तुम्हारे बारे में तो जेलर साहब की खास हिदायत है। अगर तुम्हारी कोठरी में बीड़ी का टुकड़ा पड़ा मिल गया तो फौरन तफ्तीश हो जाएगी कि तुम्हें बीड़ी किसने दी है। मेरी नौकरी छुड़वाओगे क्या? सॉरी, मैं बोला। परवाह मत करो। 50 लाख में से तुम्हारा हिस्सा कितना था? बरकत राम गप्पों का शौकीन मालूम होता था। मैं तो तन्हाई से बोर हो ही रहा था। सोचा क्या हर्ज है, गप्पों में थोड़ी देर की दिलजोई ही सही। 10 लाख, मैं बोला। क्यों? बरकत राम के माथे पर बल पड़ गए। आदमी तो तुम 4 थे। एक आदमी के लिए 2 हिस्से तय हुए थे। क्यों? मैंने वजह बता दी। ओ, ये तुम्हारे साथी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे? क्या कर सकते हैं वो? बरकत राम ने सावधानी से दाएं बाएं देखा और फिर फुसफुसाता हुआ बोला, तुम्हें जेल से निकलवाने की कोशिश? मेरी आंखों में विषाद की छाया तैर गई। मुझे पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षतः मैं बोला। वैसे तुम्हें उम्मीद है कि वे तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ईमानदारी से सौंप देंगे? ना भी सौंपेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर मुझे फांसी की सजा हो गई तो रुपया मेरे किस काम आएगा? तुमने वाकई लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल किया था? हाँ, मैं सहज स्वर से बोला। कमाल है, वह प्रशंसापूर्ण स्वर से बोला। सूरत से तो तुम मक्खी भी मारने के काबिल नहीं मालूम होते। सूरत से तो बड़े बड़े लोगों को धोखा हो सकता है। ठीक कह रहे हो। उसी क्षण गलियारे में किसी के भारी कदम पड़े। बरकत राम ने मुझे हाथ से संकेत किया। मैं तुरंत जंगले से परे हट गया और कोठरी के पृष्ठ भाग में लगे फट्टे पर जा बैठा। एक अन्य सिपाही बरकत राम के स्थान पर ड्यूटी देने के लिए वहां आया था। बरकत राम ने उसे राइफल सौंपी और विचित्र निगाहों से मुझे देखता हुआ गलियारे में आगे बढ़ गया। अगले 2 दिन मुझे बरकत राम की सूरत दिखाई नहीं दी। तीसरे दिन गलियारे में मुझे फिर बरकत राम दिखाई दिया। उसके साथ 2 सिपाही और थे। मुझे हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर उन 2 सिपाहियों ने मुझे बरकत राम के हवाले कर दिया। मैं बरकत राम की हिफाजत में पहले कोठरी से और फिर गलियारे से बाहर निकला। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पूछा। जेलर के दफ्तर में, शायद तुम्हें कचहरी ले जाया जाने वाला है। मैं चुप हो गया। मैं हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ उसके साथ चलता रहा। भोपाल वाली कहानी भी तुमने अच्छी सुनाई थी, एकाएक बरकत राम बोला। क्या मतलब? यही कि तुम्हारे साथी भोपाल में रहते हैं, किसी का रेस्टोरेंट है तो कोई पढ़ता है वगैरह वगैरह।
मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बरकत राम मेरे कारनामों से बुरी तरह प्रभावित दिखाई देता था। उसकी निगाह में मेरा हर काम करामाती था। वह खामखाम मुझे हीरो बनाए दे रहा था। वैसे वास्तव में तुम्हारे साथी कहाँ के रहने वाले हैं? उसने पूछा। दिल्ली गई, मैंने यूं ही कह दिया। वाह, चिराग तले अंधेरा। पुलिस उन्हें हिंदुस्तान में तलाश करती फिर रही है और वो दिल्ली में ही है। जेलर का दफ्तर आ गया। मुझे कचहरी ले जाने के लिए वहां नहीं बुलाया गया था। वहां पुलिस के कई उच्च अधिकारी मौजूद थे और उनके आगमन का इकलौता उद्देश्य था उन कई अनसुलझे अपराधों के लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराना जिनके बारे में कि मैंने सुना तक नहीं था। पुलिस वाले एक ही तीर से 150 शिकार करने की फिराक में मालूम होते थे। शायद वे चाहते थे कि फांसी चढ़ने के पहले मैं 150 अपराध और कबूल कर जाऊं और वे एक ही हल्ले में सारे देश की वाहवाही के हकदार बन जाएं। शायद हर कोई मेरे ही दम पर कोई तमगा या तरक्की हासिल करने की फिराक में था। अंत में हार कर उन्होंने मुझे बरकत राम के हवाले कर दिया। बरकत राम मुझे मेरी कोठी के सामने ले आया। अगर तुम्हें जेल से भागने का मौका मिल जाए तो तुम क्या करोगे? एकाएक वो बोला। मैंने चिहुक कर उसकी ओर देखा। यह कैसा सवाल था? क्या बरकत राम मेरी असहाय दशा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था? भाग जाऊंगा, मैं बोला। और क्या करूंगा? हाँ, जैसे जेल से भाग जाना इतना ही आसान है? तो मैंने कब कहा है? तुम्ही ने पूछा था कि ठीक है ठीक है। मैं फिर वापस काल कोठरी में पहुंचा दिया गया। मेरे बंधन खोल दिए गए। बाहर गलियारे में बरकत राम पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरी कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। कोई नवा पत्ता नहीं जमा किया हुआ तुमने? उसने रहस्यपूर्ण स्वर से पूछा। किया हुआ था, मैं बोला, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त सब पुलिस के कब्जे में आ गया। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए कोई भी मोटी रकम फिर पीट लेना क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? मैं बोला। पता नहीं मैंने उसके सवाल को जवाब दिया था या खुद अपने आप से सवाल किया था। अरे तुम्हारे जैसे आदमी का सहयोग पा लेना किसी भी अपराधी के लिए फख्र की बात हो सकती है। मैंने उसकी बात का विरोध नहीं किया। ये लो, बीड़ी पियो। अपनी ताजी सुलगाई बीड़ी उसने मुझे सौंप दी और स्वयं मेरे पास से हट गया। उसने दोबारा मुझसे बात नहीं की। अगले 2 दिन वो मुझे गलियारे में दिखाई नहीं दिया। तीसरे दिन शायद फिर उस ब्लॉक में उसकी ड्यूटी लगी। एक बार फिर वो मेरी कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने संकेत से मुझे अपने पास बुला लिया। है, सुनो, बरकत राम बोला। मैंने सर उठाकर उसकी ओर देखा। अरे, यहां से निकलना चाहते हो? सवाल हथौड़े की तरह मेरी चेतना से टकराया। मैंने मुंह बाईं तरफ किया और उसकी तरफ देखने लगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वह सावधानी से चारों ओर निगाह दौड़ाते हुए धीमे स्वर से बोला। कैसे? दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ धंधे की खातिर तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। धंधा? हाँ, वे लोग गारंटी के साथ तुम्हें जेल से निकलवा सकते हैं, लेकिन उनकी 2 शर्तें हैं। क्या? एक तो भविष्य में तुम्हें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ काम करना होगा और दूसरा ये कि लूट के माल में से आधा तुम्हें उन्हें देना होगा। 5 लाख? 5 लाख नहीं, 25 लाख। तुमने बैंक के 50 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था। हाँ, लेकिन उसमें मेरा हिस्सा तो सिर्फ 10 लाख ही है। मालूम है, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलवाने की कीमत 25 लाख है। देखो, 10 लाख तुम्हारा हिस्सा है, तो बाकी के 15 लाख चाहे तुम अपने साथियों से उधार मांगो या उनसे जबरदस्ती झपटो। अबे ये सोचना तो तुम्हारा काम है। वैसे उन लोगों को तो तुम्हें हंसकर 15 लाख रुपए फालतू दे देने चाहिए। उनके बारे में तुम अपनी जबान बंद रखे हुए हो, इसीलिए तो वे सब सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें पकड़वा दो तो ये लोग जेल की हवा तो खाएंगे ही, साथ ही रुपया भी वापस यूनियन बैंक को पहुंच जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बोला। जल्दी जवाब दो, बाहर वालों को क्या कहूं? कहो मुझे सौदा मंजूर है, मैं सहज स्वर से बोला। मैं उन्हें 25 लाख रुपए भी दूंगा और उनके साथ काम भी करूंगा, बशर्ते कि वे लोग मेरे स्तर के हों। कोई जेब कतरे या छोटे मोटे हाथ मारने वाले बटुआ मारना हो। पागल हो गए हो क्या? बरकत राम तिरस्कारपूर्ण स्वर से बोला। जो लोग तुम्हें तिहाड़ जैसी जेल से निकलवाने जैसा गंभीर कदम उठा सकते हैं, वे क्या कोई छोटी मोटी चीज होंगे? ठीक है, बरकत राम वहां से हट गया।
सब कुछ तय हो गया है। 3 दिन बाद बरकत राम ने मुझे बताया, इस सोमवार को फिर रिमांड लेने के लिए पुलिस तुम्हें कचहरी लेकर जाएगी। सोमवार को तुम वापस जेल में नहीं आओगे। क्या? क्या? मैं चिढ़ कर बोला, यानी कि दिन दहाड़े? अब भाई दिन रात मैं नहीं जानता, जो कुछ मुझे बताया गया मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन छोड़ो, बरकत राम ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। जो होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 25 लाख रुपए की अदायगी के बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई चालाकी या धोखाधड़ी है तो उसे अभी निकाल दो। अगर उस मामले में तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हारे फरिश्ते पनाह मांग जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। समझदार आदमी हो। अब बाहर वालों को तुमसे यही उम्मीद है। रिमांड का दिन आया। बरकत राम के कथनानुसार आज मेरी रिहाई का दिन था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे सारा सिलसिला एक सपना सा लग रहा था, एक बड़ा क्रूर मजाक मालूम हो रहा था। पिछले 4 दिनों से मैं दिन रात यही सोच रहा था, इसी के सपने देख रहा था। क्या वाकई मेरी रिहाई मुमकिन थी? सुबह सवेरे बरकत राम एक अन्य सशस्त्र सिपाही के साथ मेरी कोठरी में आया। मुझे सावधानी से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया गया और फिर कोठरी से बाहर निकाला गया। मुझे जेल के कैदियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गाड़ी में लाद दिया गया। गाड़ी के बीच में 2 लोहे के मजबूत दरवाजे थे, जिनके भीतर मैं था, और बाहर बेंचों पर आमने सामने मुंह किए बरकत राम और उसका साथी बैठे थे। गाड़ी जेल रवाना हुई। गाड़ी निर्विघ्न 30 हजारी पहुंच गई। मेरा मन निराशा से भर गया। कुछ भी तो नहीं हुआ था। कोई 2 बजे मुझे अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस को 10 दिन का रिमांड और मिल गया। वापसी के सफर के लिए मुझे फिर गाड़ी में लाद दिया गया। मैंने कई बार बरकत राम से आंख मिलाने की कोशिश की, लेकिन बरकत राम को तो जैसे मेरी ओर झांकना भी गवारा नहीं था। गाड़ी जेल की ओर चल पड़ी। गाड़ी जखीरे का मोड़ काटकर आगे बढ़ी ही थी कि एकाएक ब्रेकों की तीव्र चरचराहट और टायरों के सड़क पर रिपटने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मैं बेंच से उलटकर औंधे मुंह गाड़ी के फर्श पर आ गिरा। बेड़ियों की सलाखें मेरी जांघों के बीच में घुस गई। मेरे मुंह से एक घुटी हुई कराह निकल गई और आंखें आंसुओं से भर गई। मेरा चेहरा पीड़ा से विकृत हो उठा। कोई जोर से चिल्लाया। फिर एक भड़ाक की आवाज हुई। मैं संभल भी नहीं पाया था कि फुटबॉल की तरह फर्श पर लुढ़कनी खा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पहाड़ गाड़ी से आ टकराया हो। फिर पट पट करके 3-4 पटाखे से छूटे। कोई गला फाड़ कर चिल्लाया। मैं गिरता पड़ता उठकर खड़ा हुआ और मैंने गाड़ी के मजबूत जाली के रोशनदान से बाहर झांका। बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। वाहेगुरु, सच्चे पातशाह, मैं होठों में बुदबुदाया और आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखने लगा। फिर एक फायर हुआ। मेरे कानों में ऐसी आवाज पड़ी जैसे बड़ी रफ्तार से किसी टायर में से हवा निकल रही हो। एक और फायर हुआ। मेरे सामने मौजूद लोहे का बंद दरवाजा जोर से झनझना गया। फिर लोहे से लोहा टकराने की टन की आवाज हुई। खबरदार! एक भारी आवाज मेरे कानों में पड़ी। हीरो बनने की कोशिश मत करना। लोहे का दरवाजा भड़ाक से खुला। कोई भीतर को झपटा। उसके साथ ही ढेर सारा धुआं भीतर घुस गया। मुझे आगंतुक की सूरत दिखाई नहीं दी। मुझे केवल 2 मजबूत हाथ अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। फिर वे हाथ बगलों के नीचे मेरे शरीर से लिपट गए। आगंतुक ने मुझे अपनी ओर घसीटा। मैं हथकड़ियों और बेड़ियों से उलझता, चीखता, कराहता, खिंचता चला गया। मेरे पांव गाड़ी की सीढ़ियों से टकराए। मेरा शरीर कहीं अटका और आगंतुक की पकड़ मेरे शरीर से छूट गई। मैं धड़ाम से पक्की सड़क पर आ गिरा। मेरा सिर शायद सड़क से टकराया। मेरी आंखों के सामने सितारे नाच गए। मैं बेहोश होता होता बचा। उठकर खड़े हो जाओ! कोई आदमी कर्कश स्वर से चिल्लाया, लेकिन मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। उस आदमी के मुंह से एक गाली निकली और उसने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे एक झटके से मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मेरी गाड़ी के पृष्ठभाग पर निगाह पड़ी। बरकत राम और उसका साथी सिपाही एक ही बेंच पर एक दूसरे से उलझे हुए सिमटे पड़े थे। एक आदमी उन्हें रिवॉल्वर से कवर किए हुए था।
एक स्टेशन वैगन बैक होती हुई मेरे एकदम समीप आकर रुकी। उसका ढक्कन नुमा पिछला दरवाजा खुला था और वहां एक आदमी पहले से ही तैयार खड़ा था। उस आदमी ने मेरी बांह पकड़ी। मेरी बगल में खड़े आदमी ने मुझे टांगों से पकड़कर ऊपर को धकेला और मुझे किसी बेजान वस्तु की तरह स्टेशन वैगन में लाद दिया गया। मेरे साथ का आदमी स्टेशन वैगन की साइड से घूमकर सामने की ओर लपका और ड्राइवर के बगल में जा बैठा। दो और आदमी स्टेशन वैगन में घुस गए। उनमें से एक के हाथ में पुलिस वालों की राइफलें थी और दूसरा आदमी वो था जो सिपाहियों को कवर किए हुए था। स्टेशन वैगन का पिछला दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ और फिर स्टेशन वैगन तोप से छूटे गोले की तरह वहां से भाग निकली। पीछे धुएं के बादल और घने होते जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी मुझे अब दिखाई नहीं दे रही थी। मैं पुलिस के फंदे से निकल चुका था। एक सुनसान मोड़ से स्टेशन वैगन गुजरी तो दोनों राइफलें स्टेशन वैगन से बाहर उछाल दी गई। जिस आदमी ने मुझे बांह से पकड़कर स्टेशन वैगन के भीतर घसीटा था वो मेरे समीप आकर बैठ गया। उसने डॉक्टरों के विजिटिंग बैग जैसा एक छोटा सा बैग खोला। बैग तरह तरह की चाबियों से भरा पड़ा था। उसने बड़े सब्र से हथकड़ियों और गाड़ियों के तालों में विभिन्न चाबियों को आजमाना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद लोहे के सरकारी जेवर मेरे शरीर से अलग हो गए। हाथ आजाद होते ही मैंने सबसे पहले अपना सिर टटोला, जहां सिर सड़क के टकराने से आलू जितना बड़ा गूमड़ निकल आया था। कपड़े उतारो, मुझे आदेश मिला। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और फिर अपने सारे कपड़े उतार दिए। मुझे पहनने के लिए एक घिसी हुई बेल बॉटम जीन, एक छपी हुई अजीब सी कुत्ते के कानों जैसे लंबे कॉलरों वाली कमीज और एक जैकेट दी गई जिसकी पीठ पर अर्धवृत्ताकार अक्षरों में लिखा था बैन द बम। मैंने नए कपड़े पहन लिए। स्टेशन वैगन एक स्थान पर रुकी। मैंने प्रश्न सूचक नेत्रों से अपने साथियों की ओर देखा। किसी ने मुझसे निगाह मिलाना जरूरी नहीं समझा। एक ट्रक स्टेशन वैगन की बगल में आकर रुका। ट्रक का पृष्ठभाग पूरी तरह तिरपाल से ढका हुआ था। 2 आदमी स्टेशन वैगन से बाहर निकल गए। कुछ क्षण वे सड़क पर खड़े रहे। फिर एक आदमी मेरे पास आया और बोला, यहां से निकलकर फौरन ट्रक के पृष्ठभाग में घुस जाओ। मैंने आज्ञा का पालन किया। चौथाई मिनट में मैं ट्रक के भीतर था। वे दोनों आदमी मेरे साथ ही ट्रक में घुस गए। भीतर एक आदमी पहले ही मौजूद था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर भी एक आदमी बैठा था। ट्रक चल पड़ा। हम कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा। किसी ने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। जो आदमी ट्रक में पहले से ही बैठा था उसने एक बक्से में से शेव का सामान निकाला और मेरे सामने आ बैठा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे हजामत किए लगभग 1 महीना हो गया था। मैंने उससे शीशा लेकर अपना मुंह देखा। उतनी दाढ़ी मूछ और बिखरे बालों की मौजूदगी में मेरी सूरत फिर सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल जैसी लगने लगी थी। उस आदमी ने, जो कि शायद नाई था, मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और नीचे को झुकी हुई मूछें तराश दी। उसने मेरे सर के बालों की भी मुनासिब छटाई कर दी। वहीं एक पानी की बाल्टी पड़ी थी। मैंने रगड़ रगड़ कर मुंह धोया और बालों में से धूल मिट्टी निकाली। अंत में जब मैंने शीशे में अपनी सूरत देखी तो मैं एक नया ही इंसान बन गया था। उस समय मेरी सूरत थोड़ी थोड़ी सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, विमल कुमार खन्ना, गिरीश माथुर और बनवारी लाल तांगे वाले सहित सबसे मिल रही थी। लेकिन वास्तव में मैं किसी के भी जैसा नहीं लग रहा था। एक आदमी ने मेरे हाथ में एक पाइप थमा दिया। पाइप में तंबाकू भरा हुआ था। मैंने पाइप होठों में दबाया। उसने माचिस से तंबाकू सुलगा दिया। थैंक यू, मैं ढेर सारा धुआं उगलता हुआ कृतज्ञ स्वर से बोला। शायद वो पाइप भी मेरे वर्तमान बहुरूप का एक अंग था। फिर उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेरी नाक से चश्मा उतार लिया। ये क्या कर रहे हो? मैं तीव्र विरोधपूर्ण स्वर से बोला। चुपचाप बैठे रहो, वह कर्कश स्वर से बोला। लेकिन मेरी निगाह बहुत कमजोर है, मैं चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकता। अरे कहा ना चुपचाप बैठे रहो। मैं चुप हो गया। ट्रक किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उस आदमी ने मेरा चश्मा अपनी जेब में रख लिया और फिर एक सूटकेस में से एक इंजेक्शन और सिरिंज निकाल लिया।